हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएशन क्रूज में। अभी बिहार गवर्नमेंट ने टीचर की वैकेंसी के लिए बीपीएससी टीआरई 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओके, तो उसमें हम अभी मेन बुलेट पॉइंट्स देखेंगे कि कैसे कैसे ये तो बेसिकली जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे वैकेंसी की जो बात है वहाँ पे सीटें अभी बढ़ सकती है। तो इस पर अभी इसको स्किप करते हैं इस पार्ट को। मेनली हम देखेंगे कि किस किस क्लास के टीचर के लिए ये वैकेंसी आई है। तो ये बेसिकली प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल प्लस 2 के लिए। ओके, तो अभी देखेंगे कि क्लास 1 से 5 के जो टीचर्स हैं उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास 1 से 5 तक के जो टीचर्स हैं उसके लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। उसके बाद या फिर बीटेक जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ करता था, या तो आपके पास बीटेक पेपर 1 का क्वालिफिकेशन होना चाहिए या सीटेट पेपर 1 का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, उसी तरीके से जो 6 to 8 का टीचर है उसके लिए आपको सीटेट पेपर 2 और या फिर बीटेक पेपर 2 का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। ओके, नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट 9 10 के टीचर्स के लिए क्या है। 9 10 में आपको जो एस्टेट होता है, एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है और इसी तरीके से 11 12 के टीचर बनने के लिए आपको एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। ओके, तो ये चीज़ है। बाकी अब आगे देखते हैं। हाँ, दूसरा है कि जैसे आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया। ओके, तो सीटेट में आपके कितने मार्क्स होना चाहिए, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए जिससे आप इस बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल होंगे। तो जो जनरल कैटेगरी के मेल है, मैं बात कर रहा हूँ अभी जो जिसका डोमिसाइल बिहार है। ओके, तो जनरल कैटेगरी के मेल के लिए उसमें आपको जो परसेंटेज है वो परसेंटेज है या 60%। जो टोटल मार्क्स होता है सीटेट का वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, तो उसका आपको 60% या फिर अगर मार्क्स में देखेंगे तो 90 मार्क्स आपका होना जरूरी है। अगर आपके पास 90 मार्क्स हैं दैट मींस यू विल बी एबल टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ टीआरई 4। तो टीआरई 4 का आप एग्जाम दे पाएंगे और आसानी से। और जब हम बात करते हैं बीसी दैट मींस बैकवर्ड या फिर ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड या फिर जनरल की जो फीमेल है, फीमेल कैटेगरी की फीमेल जो कैटेगरी है उसके लिए इसमें आपका बीसी ईबीसी की फीमेल भी आ जाएंगी। तो इसके लिए आपको 55% का मार्क्स होना जरूरी है आउट ऑफ 150 मार्क्स ऑफ सीटेट। ओके, तो इसमें जो मार्क्स की बात हम करेंगे तो दैट इज 82 मार्क्स। अगर आपका 82 मार्क्स है दैट मींस यू विल बी एलिजिबल टू लाइक गिव एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी टीआरई 4 एग्जामिनेशन। ओके, अब हम बात करते हैं एससी एसटी की। तो एससी एसटी और आपका जो पीडब्ल्यूडी है दैट मींस जो दिव्यांग कोटा होता है उसके लिए जो गवर्नमेंट ने मानक तय किया है वो है 50% का। मार्क्स में अगर इसको देखेंगे तो ये 75 नंबर। अगर आपके सीटेट में 75 नंबर है दैट मींस यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। ठीक है, अब आते हैं अदर स्टेट। जो बिहार के बाहर के लोग हैं उसके लिए जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा है अदर स्टेट के लोगों के लिए वो है 60% का आपका। दैट मींस कि 150 नंबर का जो सीटेट होता है पेपर उसका अगर आपके पास 60% मार्क्स है दैट मींस यू विल बी एबल टू गिव द एग्जामिनेशन। ओके, तो हमने अभी मार्क्स का बात कर लिया, हमने अभी ये देख लिया कि इसमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं क्वालिफाई और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये बात हमने बता ही दिया। ओके, हाँ, अब है कि आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। ओके, तो लेट्स सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो हम बात करते हैं तो उसमें जैसे आपको 1 से 5 तक का टीचर बनना है। ओके, 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक दैट मींस कि आपका जो +2 होता है आपको 50% मार्क्स के साथ +2 क्वालिफाई होना चाहिए तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा दैट मींस कि जो डीएलएड आता है अपना, है ना, डीएलएड करके जो एग्जामिनेशन होती है आपको या तो +2 क्वालिफाई होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड इसमें एंड जुड़ जाएगा आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरा इसमें है कि या तो इसमें अथवा दैट मींस कि या तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, जो पहली वाली चीज़ है वो आपके पास है तो ओके ओके है, नहीं तो आप सेकंड में जब जाएंगे तो या तो 45% अंकों के साथ आपका +2 होए और आपका जो डीएलएड है वो 2 वर्षीय डिप्लोमा में, चाहे जो भी नाम आपके एरिया में है या जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग भरेंगे तो उसके स्टेट में क्या नाम है तो उस हिसाब से ये क्राइटेरिया है। ठीक है, तीसरा है कि इसमें या तो थर्ड 50% अंकों के साथ +2 और तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो बीएलएड होता है उसमें आपको स्नातक होना चाहिए, अथवा 50% अंकों के साथ +2 और इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, या फिर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा दैट मींस कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है प्लस आपके पास डीएलएड है दैट मींस यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट 1 to 5। ठीक है, बाकी इसी तरीके से उर्दू टीचर्स के लिए भी है और जो बांग्ला टीचर्स हैं उसके लिए भी सेम तरह का ही उसमें दिया गया है। अब चलते हैं बात करते हैं हम लोग कि 6 से 8वीं क्लास के टीचर्स बनने के लिए क्या क्या मापदंड है और इसमें कौन कौन से टीचर्स बन सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे 1 to 5 में 1 to 5 में कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं होती है तो आपको वो जनरल ही माना जाता है। ओके, कि आप जनरल सब्जेक्ट से हैं तो आपको उसमें मिल जाएगी। लेकिन आप जब 6 to 8 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया और आपका ये इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। ओके, तो जब हम 6 to 8 की बात करेंगे तो आपको इस तरीके के सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए जैसे कि आपका गणित और विज्ञान का अध्यापक, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का और भाषा विद्यालय अध्यापक। भाषा विद्यालय बेसिकली आपके जो टीचर्स होंगे जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ओके, तो ये अब इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे है, इसमें जो भी आपके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो इस तरीके से है कि जैसे आप 6 to 8 के लिए जा रहे हैं तो आपका स्नातक होना जरूरी है। दैट मींस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और जो वैसा ग्रेजुएशन डिग्री जो कि यूजीसी से जिसको मान्यता प्राप्त है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, अगर किसी यूनिवर्सिटी को मान्यता, किसी कॉलेज को मान्यता प्राप्त है, अगर आपने वहां से ग्रेजुएशन किया है और आपके पास डिप्लोमा है। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है कि आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रखा है। ओके, ग्रेजुएशन जो भी आप वहां से करेंगे तो आपके पास कोई ऑनर्स सब्जेक्ट होगा तो आपने ऑनर्स सब्जेक्ट से ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है, प्लस आपके पास अगर डीएलएड की डिग्री है दैट मींस आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड पे भी 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। और इसमें क्या है कि आपका जो ग्रेजुएशन है, जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वो 50% से होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए या फिर बीएड हो आपका। ओके, तो भी आप जो एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन कर रखा है और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड कर रखा है जो संबंध में लाइक इसका जो बेसिकली जो नाम है वो चेंज होते गया है, कभी 1 साल का था उसके बाद ये 2 साल का था, उसी तरीके से बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अथवा इसमें क्या न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 आपका या तो +2 है आप और इसके बाद आपका 4 वर्षीय बीएड का जिसमें आपको बीएलएड, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा शास्त्र है तो ये बीएलएड के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका जो +2 है वो, उसके बाद 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड इस तरीके के आपके पास अगर डिग्री है तो आप 6 to 8 के टीचर बनने के लिए बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ओके, इसी तरीके से अगर हम चले नीचे तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट अभी मानक जो है सो दिया गया है जिसमें आपको उसके लिए आप एलिजिबिलिटी होगा आपका, तो आप आराम से 6 to 8 के टीचर्स बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, इस इंपॉर्टेंट नोट को पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो एनआईओएस है, ओके, इसमें आप अगर देखेंगे तो 18 महीने का जो डीएलएड की डिग्री होती थी पहले वो भी यहाँ पे मान्य होगी। वैसे शिक्षक जो
10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं उनकी 18 माह की डीएलएड की डिग्री मान्य होगी। ठीक है, इसके लिए अगला है सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। जो सामान्य विषयों के शिक्षक होंगे उसके लिए, जो बेसिकली लैंग्वेज के टीचर्स हैं, तो लैंग्वेज के लिए अपना अलग से उनका जो भी आपने लैंग्वेज में कर रखा है ग्रेजुएशन, उसके हिसाब से। ठीक है, फिर आपका शारीरिक शिक्षा के लिए जो फिजिकल टीचर्स होते हैं उसके लिए भी एक अलग से वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम तो हमने 1 to 5 का 6 to 8 का डिस्कशन कर लिया कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं 9th 10th की, जो हाई स्कूलिंग होती है उसके लिए अगर आपको टीचर बने हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, दैट मींस आपके पास जो ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए 50% के साथ। ओके, एवं इसमें है और नहीं है, एंड है। ओके, आपको ये ध्यान देने वाली बात है, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड। ओके, ये होना चाहिए और भारतीय पुनर्वास परिषद से वैध सीआरआर नंबर धारित हो। ठीक है, उसके बाद या इस दोनों के साथ अगर आपके पास बीएड आपने कर रखा है, बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से सर्टिफिकेट आपको है, डिप्लोमा है ना, विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, जैसे कि आपने बीएड के इक्विवेलेंट डिग्री ले रखी है, तो उसके उस हिसाब से भी आप आगे का देख सकते हैं इसमें। हाँ, एज क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। तो अगर जैसे आपका 1 to 5 का टीचर है, ओके, तो उसके लिए आपको जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो 18 ईयर्स होना चाहिए। ओके, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, या फिर सीधा कहें 6 to 12 के लिए आपके पास जो मिनिमम एज की क्राइटेरिया है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, ये चीज़ है मेनली। और जब हम मैक्सिमम एज की बात करते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो जैसे आपको इसमें डिफाइन है पहले से कि जो भी जनरल कैटेगरी के मेल हैं उसके लिए 37 ईयर्स। ओके, और बाकी सबके लिए दैट मींस कि फीमेल हो गई जनरल या बीसी ईबीसी कैटेगरी, या जो मेल हो गए बीसी और ईबीसी कैटेगरी के, उस सब के लिए 40 ईयर्स है। सीएसटी के लिए आप देखेंगे तो उसमें 42 ईयर्स का प्रावधान है। ओके, तो ये मैक्सिमम एज का हो गया और वो पहले भी उन्होंने मिनिमम एज का भी क्राइटेरिया आपको बताया। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पीटी है, पीटी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ओके, 2 घंटे की समय भी होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है क्योंकि कहीं पे उन्होंने 2 आवर्स 30 मिनट्स लिखे हैं, कहीं पे उन्होंने सिंपल 2 आवर्स लिखे हैं, तो इसका भी क्लैरिफिकेशन अभी बीपीएससी से आना बाकी है। जैसे क्लैरिफिकेशन आ जाएगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा, दैट मींस 150 क्वेश्चंस एक और उसके 150 मार्क्स होंगे। ओके, जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी, दैट मींस आपके अगर 3 क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर जो आपका आया होगा उसमें से कट जाएगा। ठीक है, उसमें से डिक्रीज हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, नाउ यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 विकल्प दिए गए होंगे, ए बी सी डी ई करके। ठीक है, अब उसमें से व्यक्ति को कोई एक ही सही उत्तर होगा वो चुनना होगा। ओके, यदि आप व्यक्ति प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास आपके स्क्रीन के सामने और आपने उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, आप नहीं देना चाहते ए बी सी डी ई, ए बी सी डी में से आपको नहीं पता है कि क्या एग्जैक्ट आंसर होगा, तो उस केस में आपको ई कॉलम भरना पड़ेगा। दैट मींस कि यू आर नॉट इंटाइटल्ड और यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आपको ई वाला जो कॉलम है उसको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये जो पीटी है, हाँ, और अगर आप इसमें ऑप्शन ई को टिक नहीं करते हैं, अगर आपको आंसर नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन का, तो अगर आप ऑप्शन ई को टिक नहीं करते हैं दैट मींस वो आपका एक गलत क्वेश्चन माना जाएगा और 1/3 मार्किंग आपकी जो नंबर है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो पीटी है, वो बेसिकली एक जांच परीक्षा ही है। इसमें से आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, और जो आयोग का कहना है उसमें से उसमें दे आर टॉकिंग अबाउट कि 2.5 से लेकर के 10 मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 2.5 गुना से लेकर के 10 गुना तक के अभ्यर्थी को वो मेंस के लिए चयन करेंगे। ओके, तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें। अब आते हैं मुख्य परीक्षा पर कि मुख्य परीक्षा किस प्रकार का होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मुख्य परीक्षा में 2 भाग होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 होगा 30 क्वेश्चन का, पार्ट 2 होगा 120 क्वेश्चन का। तो इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। तो पार्ट 1 जो है उसमें आपको बेसिकली लैंग्वेज है जिसमें क्वालिफाइंग इन नेचर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग तो इसमें भी है, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको 30 में से कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने होंगे सो दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर पार्ट 2। अगर आपका भाग 1 निकलता है, क्लियर होता है, तभी आपका भाग 2 का जो पेपर है उसकी जांच की जाएगी। तो इसके लिए सामान्य अध्ययन है जिसके लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे। ओके, और ये जो भी विषय यहाँ पे हमने अभी बताया है वो आपको एनसीईआरटी के से संबंधित होंगे। ओके, एनसीईआरटी के जो भी उस लेवल के बुक्स हैं उससे ही वो क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इसी तरीके से अगर हम दूसरा बात करें 6 to 8 के लिए, ओके, अभी हमने जो बताया वो 1 to 5 के लिए था। ओके, ठीक है, अब हम 6 to 8 की बात करेंगे। तो 6 to 8 में आप देखेंगे तो इसमें 3 भाग हैं, भाग 1 30 क्वेश्चन का, भाग 2 40 क्वेश्चन का और भाग 3 80 क्वेश्चन का। तो भाग 1 जो है उसमें आपको लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला। ओके, इस टाइप की जो लैंग्वेज है वो है और ये इसमें कम से कम 30 प्रश्न अनिवार्य होंगे। ओके, उसके भाग 2 पे आते हैं। तो भाग 2 जो सामान्य अध्ययन के लिए प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। भाग 3 में आ जाते हैं कि विषय पत्र के लिए उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक का चुनाव किया जाना है। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो 6 to 8 के टीचर्स हैं इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे, मैथ था, साइंस था, सोशल साइंस था और लैंग्वेज के थे। ओके, तो भाग 3 जो है बेसिकली इसमें आपने जैसे गणित से कर रखा है। ओके, आपने गणित से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको गणित चुनना पड़ेगा। उसी तरीके से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, इस तरीके के आपको चयन करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे है कि वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल या अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र। दैट मींस कि आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सेम सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट लिया है तो आगे आपको कोई और सब्जेक्ट लेकर के आगे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 9th-10th वालों के लिए कि उसमें कैसे किस तरीके से एग्जामिनेशन मींस वाला जो एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाग 1 है जहाँ पे 30 क्वेश्चन हैं, भाग 2 में 40 और भाग 3 में 80। सेम जो भी 6 से 8 वाला हमने देखा था सेम उसी तरीके का है आपको 9th-10th के लिए ही। 9th-10th में आपको जो भाग 1 है वो आपको लैंग्वेज हो गया। उसके बाद जो भाग 2 है उसमें आपका सामान्य अध्ययन हो गया। सामान्य अध्ययन में आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गए और जो प्राथमिक गणित और सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, तो उस टाइप के आपके होंगे। भाग 3 में जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका ग्रेजुएशन है तो उस हिसाब से आपको उसका फिल करना पड़ेगा कि कौन सा आपका सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया कर रखा है उससे रिलेटेड।
अब सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको कौन-कौन से सर्टिफिकेट इसमें ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें लगाने की जरूरत है। तो वहाँ पे आप देखिए इसको, तो सभी वांछित प्रमाण पत्र या प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं शिक्षक पात्रता, दक्षता, परीक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/9/2026 दैट मीन्स कि 30 सितंबर 2026 तक निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि में विस्तार किया जाता है तो उसे हटा संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। अब जैसे क्या है कि जैसे आपने अभी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय और आय बनवाना है, तो आपका जो भी प्रमाण पत्र होगा वो 30 सितंबर 2026 से पहले का होना चाहिए। दैट मीन्स द लास्ट डेट ऑफ द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसमें आप यहाँ देखेंगे नोट में क्या, ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में भर्ती को कतिपय सूचना डाटाबेस संबंधित करने हेतु ली जाती है। जैसे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा वो डाटाबेस में सुरक्षित होगा। ओके, उसमें अगर किसी प्रकार का छूट या विज्ञापन अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा, ना ही उसका आपको लाभ भी होगा। जैसे आपको नोटिफिकेशन में जो चीज़ दी गई है आपको उसी हिसाब से आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इसमें देखते हैं कि क्या-क्या हमें जरूरी का चीज़ है जो कि लगाना है। तो आप देखेंगे कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने वाले अभ्यर्थियों के समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसे आयोग आपसे कभी भी इन सारी चीज़ों का, निम्न जो दी गई चीज़ें हैं उन सभी सर्टिफिकेट में से किसी का भी मांग कर सकता है। जैसे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ओके, ये आपका बेसिकली डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए मांगा जा सकता है। उसके बाद विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता, दक्षता, उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र। जैसे कि एग्जांपल आपने +2 कर रखा है तो आपको +2 का, प्लस आपने कर रखा है डीएलएड तो आपको डीएलएड का सर्टिफिकेट, प्लस आपने अगर सीटेट का पेपर 1 क्वालीफाई किया है तो आपको सीटेट का पेपर 1 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो कि सीबीएसई द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, वो आपको डिजिटल लॉकर पे, डिजी लॉकर वाली वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त वैध सीआरआर नंबर। ओके, फिर अंतर दिव्यांग अगर कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए 6 माह का अध्यापन संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके, अतिथि शिक्षक के लिए अधीनता का लाभ हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण, जो भी गेस्ट टीचर पहले नियुक्त हुए थे अगर उसको भी फॉर्म भरना है तो उस हिसाब से जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी है, ओके, वहाँ से आपका निर्गत होना चाहिए प्रमाण पत्र, उसके हिसाब से भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। जैसे अगर कोई मान के चलिए कि कोई लड़की है, ओके, किसी की अगर शादी हो गई है तो उसको अपने ससुराल पक्ष से नहीं, ओके, आपको मैटरनल पक्ष से नहीं, आपके अपने फादर के यहाँ से, ओके, जो आपका फादर का गाँव है उसके यहाँ से आपका प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ओके, उनके पिता के नाम एवं पता से, ना कि पति के नाम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान में देने की जरूरत है। ठीक है, फिर हम आते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जो सीएसटी कैंडिडेट है उनके लिए क्रीमी लेयर नहीं लागू होता है, बट अगेन आपके पिता के पता एवं नाम से निर्गत होना चाहिए प्रमाण पत्र। और जो बीसी ईबीसी के कैंडिडेट है उनके पिता के पता एवं पिता के नाम एवं पता से आपका जो ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल आपका होना चाहिए। ओके, इसी तरीके से आगे हम देखेंगे बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र। जो जनरल के कैंडिडेट है, ओके, बिहार में जो जनरल फीमेल के कैंडिडेट हैं उनको अपने पिता के आवास के यहाँ से उनके नाम एवं पता से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो सके कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं। ठीक है, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए भी क्राइटेरिया है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, अगर ईडब्ल्यूएस का अगर आपको कोटा चाहिए तो जो बिहार गवर्नमेंट का निर्देश है उसके हिसाब से आपको अपना प्रमाण पत्र निकालवाना पड़ेगा। ठीक है, एक और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि शुल्क से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड पॉइंट है, तो फीस से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प दिनांक इतना के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को 100 रुपये परीक्षा शुल्क जमा करना है। जो एग्जाम फी है वो 100 रुपीज़ है, और यदि एक से अधिक वर्ग हेतु आवेदन करते हैं तो प्रत्येक वर्ग जैसे कि 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 10 से 12 के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। जैसे कोई कैंडिडेट है वो 1 to 5, 6 to 8 और अगर 9 to 10 और 11 12 के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आपको सारे फॉर्म भरने तो सब में आपको 100 रुपये लगेंगे। ओके, जैसे कोई कैंडिडेट है जिसने ग्रेजुएशन भी कर रखा है और डीएलएड भी कर रखा है तो वो पर्सन जो है 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल है और 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है, तो उस केस में आपको 200 रुपये भरने पड़ेंगे। दूसरा है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर आपने आधार संख्या उसमें नहीं दिया है तो उसके लिए आपको अलग से 200 रुपये की बायोमेट्रिक फीस लेनी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप आधार सत्यापन नहीं करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। इसलिए बेहतर है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसी समय पे अपना आधार कार्ड का सत्यापन, आधार नंबर का सत्यापन कर लेना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिससे वो सत्यापित हो जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा जो 200 रुपये है वो नहीं देना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं कैसे कैसे भुगतान की तिथि है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली जो भुगतान करने की जो स्टार्ट डेट है वो 1 सितंबर से स्टार्ट है, अंतिम तिथि 29/9 को है। ऑनलाइन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो भी 1 सितंबर से है और ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि है वो 30/9 है। दैट मींस कि ऑनलाइन के आवेदन के अंतिम तिथि से एक दिन पहले आपको भुगतान करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगा। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप यहाँ पे देख रहेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जैसे आपने स्टेट दिया है तो स्टेट का जो आपका रिजल्ट पे कार्ड नंबर है उसके स्थान पर आप बीएसईबी का यूनिक आईडी नंबर डालेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास वन टाइम पासवर्ड आएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आप सीधा जाकर के आप अपने लॉगिन आईडी, जो आपका लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करके आप देख सकेंगे कि आप कौन कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अभी बीपीएससी का जो नया इंटरफेस है उसमें क्या है कि अब जैसे ही आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन से और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो उसमें से आपको जो भी वैकेंसी फिल करनी है तो उसमें अप्लाई करके अप्लाई बटन पर क्लिक करके आप उसको फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये तो ऑलरेडी सबको पता है। डिजिटल लॉकर है कि आपके जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो डिजिटल लॉकर से ले लिए जाएंगे। अगर आपने कुछ अपडेट करवाया है आधार में तो वो फिक्स हो जाएगा। ओके, फिर इंस्ट्रक्शन क्या है कि जैसे आपका पर्सनल डिटेल है, पहले में आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर आपको एड्रेस कंफर्मेशन भरना है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, फिर आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है, उसके बाद बाकी जानकारी आपको फिल करनी है। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखा है, जैसे ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 10th 12th ग्रेजुएशन का सबके मार्क्स भी उसमें फिल करने होते हैं, सब्जेक्ट्स फिल करने होते हैं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो फॉर्म है उसको फिल करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, आपका कोई एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, जैसे अतिथि शिक्षक है तो अपना लगा सकते हैं एक्सपीरियंस लेटर, और फिर आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद जो व्यक्तिगत जानकारी आपको होगी, तो जैसे आप अनरिजर्व है या ईडब्ल्यूएस है, बीसी, आईबीसी, एससी, एसटी जो भी आते हैं तो उस हिसाब से आपको फिल करना पड़ेगा। उसके हिसाब से जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जैसे आपने बीसी और ईबीसी का जो भी कैंडिडेट होगा तो उसको आपको ओबीसी एनसीएल या ईबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र लगाना होगा या उसका प्रमाण पत्र का संख्या देना
होगा, जैसे ये प्रूफ ऑफ आई कि आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उसको क्लेम करेंगे। ओके, आपको पता संबंधी जानकारी देनी होगी, जो भी आपका एड्रेस है, स्थायी पता वो आपको देना है, ठीक है। जो भी बाकी का और जानकारी पूछा जाएगा वो देना अनिवार्य है। फिर आपका योग्यता आपने क्या प्लस 2 कर रखा है, प्लस 2 और डीएलएड कर रखा है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस बीएड कर रखा है, तो व्हाटएवर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है तो आपको वहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। स्टेप 5 में वही जो हमने बताया अभी एक्सपीरियंस संबंधी जानकारी, फिर स्टेप 6 में वो जो फोटो रहता है, इसमें मेरे ख्याल से लाइव फोटो का भी वो है कि आपको लाइव फोटो कैप्चर करने पड़ेंगे, और बाकी आपका जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो है 20 केबी का, वो भी अपलोड करना पड़ेगा। ओके, फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर आप जब सबमिट करेंगे तो प्रोफाइल आपका लॉक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप देखेंगे जाकर के तो सारे आप प्रीव्यू में यू कैन सी एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव यू कैन सी इट इन प्रीव्यू। तो आपको देखेंगे उसमें अगर कोई त्रुटि नहीं है, अगर त्रुटि है तो एडिट में जाकर के आप उसको अपडेट कर सकेंगे। अगर कोई भी त्रुटि नहीं है, अगर आपका एप्लीकेशन बिल्कुल सही है तो सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ के और फिर आप उसको फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको ये फाइनल सबमिट से पहले मतलब जैसे आप वहाँ पे जाएंगे तो अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अभ्यर्थी ने किसी विज्ञापन का भुगतान किया तो उनका प्रोफाइल लॉक रहेगा, और विज्ञापन के फाइनल एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद प्रोफाइल किसी प्रकार से परिवर्तन के लिए अनलॉक होगा। अगर अभ्यर्थी प्रोफाइल में किसी डिटेल को चेंज अपडेट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, तो उससे पहले पेमेंट कैंसिल करना होगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद से आपका कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो ये देखना है आपको कि जब आप फाइनल रिव्यू सबमिट करेंगे तो उसके आपकी सारी डिटेल्स उसमें करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपका जो पेमेंट वाला एप्लीकेशन है वहाँ पे जब आप जाएंगे तो पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, पेमेंट का बटन होगा, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड भी आता है आजकल, तो यूपीआई से पेमेंट करने के लिए तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जिससे आप पेमेंट कर पाएंगे वहाँ पे। ओके ओके, तो आप देखेंगे तो बीपीएससी का जो टीआरई 4 है, तो बीपीएससी टीआरई 4 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो यही था। इसमें जो चेंजेस होने वाले पार्ट है वो चेंजेस आप देखेंगे तो सीट्स का भी आपको देखने को मिलेगा, सीट की संख्या भी इंक्रीज हो सकती है। दूसरा कि एग्जाम आवर पे भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन आयोग को देना चाहिए कि एक्चुअली में वो 2 घंटे का है या 2 घंटा 30 मिनट का है। तो ये वाला भी आपको आगे अपडेट्स अगर कुछ आते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जानकारी है उसके हिसाब से अभी भी आयोग के पास जो रिक्तियां है उसकी वो फुल डिटेल्स आनी बाकी है। तो जैसे ही रिक्तियों की फुल डिटेल्स आ जाती है तो फिर से आयोग इसमें जो सीट्स है उसमें इंक्रीमेंट करेगा। ओके, तो यही था। थैंक यू। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में बता सकते हैं, और धन्यवाद।